अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। मैं हूं ज़िशान जब्बार फ्रेशलैंड डेयरी फार्म मैनेजमेंट एंड गाइड से। तो मेरी जो सीरीज़ चल रही है हाउ टू स्टार्ट डेयरी फार्मिंग, इसका आज पार्ट 4 है। इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कामयाब डेयरी फार्मिंग के जो कुछ असूल हैं उनको आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम कामयाब हो भी रहे हैं इसमें कि नहीं। इसके कुछ असूल हैं। वो सबसे पहले तो ये है कि हमें जब एक हमारी बछड़ी पैदा होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो 14 से 15 महीने के अंदर प्रेग्नेंट होनी चाहिए। और आलमोस्ट जो एवरेज होनी चाहिए वो हमारी 13 महीने होनी चाहिए कि 13 महीने में उसको हम सीमन रखवाएं और वो कंसीव करे, ताकि वो 24 महीने, 23 महीने, 22, 23, 24 इस रेंज में जाके हमें बच्चा अपना डिलीवर करे। क्योंकि अगर इस रेशो में हम इनसे नहीं बचा लेंगे तो हमारी जो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस है वो किसी हद तक इससे मुतासिर होगा। क्योंकि जितने महीने ये लेट करेंगी उतना हमारा टाइम पीरियड जो है वो सारा ज़ाया होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें इनको जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट करना है। उससे ये होता है कि अगर हम इसको नॉर्मल डाइट पे रखेंगे तो ये ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इसके लिए इनको प्रॉपर डाइट हमें देनी पड़ती है, प्रॉपर वनडे का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसके प्रोटोकॉल स्टार्ट करने पड़ते हैं ताकि हम इनको अपने प्रॉपर टाइम पर हीट में ला सकें। और दूसरी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब एक गाय बच्चा दे लेती है तो अर्ली लैक्टेशन के पीरियड के बाद या उसी दौरान आलमोस्ट 3 से 4 महीने के अंदर जो हमारी गाय है वो दोबारा प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो लेट होती है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो वो डेयरी फार्म का जो बिज़नेस है इससे मुतासिर होता है काफ़ी हद तक। क्योंकि ये जितना लेट होगी उतना ही हमें अगला जो हमारी नस्ल की बढ़ोतरी है वो उसका जो रेशो है वो हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, और जितनी वो हमारी कम होगी, जितनी जल्दी ये कंसीव करे, जितनी जल्दी इसका ये पीरियड जो है रिपीट करे, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इनको हम इंसेमिनेट जो करते हैं उसके लिए हम सीमन की सिलेक्शन किस तरह की करते हैं। कुछ लोग बल्कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनका सिस्टम डेवलप भी है, वो भी इतने एजुकेटेड नहीं है कि वो सेक्स सीमन का इस्तेमाल करते हैं। वो चंद 1500 2000 की रुपए की खातिर जो है वो एक नॉर्मल सीमन का इंतखाब कर लेते हैं। ठीक है कि हमारा जी अगर ये रिपीट कर जाएगी तो हमारा ये लॉस हो जाएगा। सर, अगर आपकी गाय 2 दफ़ा भी रिपीट कर जाए और 1 दफ़ा भी वो कंसीव कर जाती है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे सेक्स सीमन की जो हमारी अच्छी क्वालिटी का हमने उसको सीमन रखवाया होगा फ्रीजिन का, तो वो हमें अगर बछड़ी दे देती है तो हमारे वो सारे पैसे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपके फार्म पर 10 गाय है, 10 गाय जो है काविंग करती हैं, मतलब बच्चा देती हैं, तो अगर उनमें आपकी 60 to 70% फीमेल काफ नहीं आ रहे तो इसका ये मतलब है कि आपका डेयरी फार्मिंग फ्यूचर में लॉस में जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप चंद रुपए की खातिर जो है अपने डेयरी फार्मिंग को, बिज़नेस को लॉस की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि इसका असर अभी फ़ौरन नहीं पड़ने वाला आपको, इसका असर पड़ने वाला है 2 साल बाद। क्योंकि जहाँ पर आपकी 7 गाय बननी थी वहाँ पर आपकी 5 या 4 गाय बन रही हैं जो नॉर्मल सीमन। मैंने देखा है एक फार्म आलमोस्ट उसके 80 एनिमल्स थे बड़े। ठीक है, उनसे मैंने इसके बारे में डिटेल जानने की कोशिश की। उन्होंने बताया जी कि हम इसको नॉर्मल सीमन से करते हैं या बुल से क्रॉस करवाते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के कितने एनिमल काविंग की है। उन्होंने बताया कि जी 20। मैंने कहा बछड़े कितने हुए हैं, और उन्होंने बताया मुझे कि उनके जो बछड़े हुए हैं वो 13 हैं और बछड़ियाँ 7। आप इसकी रेशो निकाल लें, आलमोस्ट 60 to 65% जो है उनके बछड़े मेल पैदा हो रहे हैं, जो कि उनके फ्यूचर के लिए लॉस है। अभी तो उनको नहीं पता चलेगा। कुछ लोग, बल्कि बहुत सारे लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे डेयरी फार्मिंग में जो हमारे पास एनिमल खड़े हैं इनमें कितने फीमेल काफ हैं, मेल काफ, इनकी रेशो निकालें। इनकी रेशो निकाल कर इनकी जो पूरी फीडिंग की कॉस्ट और प्रॉपर कॉस्ट निकाल कर अगर हम देखें तो अगर हम इनको लंबे अरसे तक फीड करवाते हैं, बछड़ों को लोग रखते नहीं हैं, और जितने ज़्यादा उनके फीमेल बच्चे कम आते हैं उतनी ही कम उनकी हर्ड की तादाद में इजाफा होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा फीमेल काफ आएंगे उतना ही उनके हर्ड में इजाफा होता जाएगा। और हमें डेयरी फार्मिंग में जो लो बजट से या मतलब लो कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं उनमें उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि उनकी गाय जो है एक अच्छी नस्ल की फ़ीमेल काफ दे। क्योंकि आपने उसके ऊपर 2 साल इन्वेस्ट करने। आप यहाँ से खुद सोचें कि हमने
एक काऊ से जब बच्चा लेना है उस पर हमने 2 साल इन्वेस्ट करने हैं। अगर 2 साल हम लो क्वालिटी के सीमन पर या कोई हमें वो बछड़ा ही दे दे तो हमारी वो गाय बन ही नहीं सकती। तो ये एक प्रॉपर लॉस होता है कि हम चंद रुपयों की खातिर 1500, 2000, 3000, 5000 की खातिर जो है हम एक गाय से महरूम हो जाते हैं। तो ये जब 10-15 एनिमल की बात होती है तो फिर ये एक गाय नहीं, ये 4-5 गाय की लॉस में हम जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है डेयरी फार्मिंग के बिज़नेस में। इसके अलावा जो डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हमारी गाय काविंग के लिए रेडी होती है तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कितने एनिमल, कितनी काऊ जो हैं वो इस साल के किस महीने में या किस पीरियड में, पहले 6 महीने में या अगले 6 महीने में बच्चा देने वाली हैं। तो ये ना हो कि हमारी जो हर्ड है पूरा उसका 80% जो काविंग है वो साल के शुरू में हो जाए या साल के एंड में, क्योंकि अगर इस तरह होगा तो आपके साल के एक ही हिस्से में जो है आपके पास दूध की फरावानी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, उससे आपकी इनकम ठीक ठाक आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिन दिनों में आपका वो पीरियड नहीं होता काविंग का, तो उन दिनों में फिर आपके एनिमल ज़्यादा ड्राई होते हैं, तो फिर फार्म के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि साल में पूरा आपका एक सर्कल होना चाहिए कि मेरी एक गाय जो है वो साल के शुरू में अगर काविंग कर रही है तो मेरी दूसरी गाय मिड में, तीसरी उसके बाद और चौथी एंड पर होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है कि गाय की जो काविंग का सर्कल है वो हमारा एक कंप्लीट होना चाहिए, नहीं तो फिर साल के एक हिस्से में हम बहुत ज़्यादा तंग भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जो डेयरी फार्मिंग का बिज़नेस है ये हमारा अपना शौक़ होता है, ठीक है। ये एक पार्ट टाइम बिज़नेस नहीं हम इसको कह सकते, इसको फुल टाइम हमें करना चाहिए और इसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए। एनिमल्स का अगर काम खुद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये ज़रूरी है कि हर एनिमल का इंसान को जाकर डेली जायज़ा लेना चाहिए कि मेरे जो फार्म में एनिमल खड़े हैं उनमें कितने हीफर हैं और कितने प्रेग्नेंट एनिमल हैं, कितने ओपन एनिमल हैं और कितने अर्ली लैक्टेशन में हैं। इनका प्रॉपर सॉफ्टवेयर में आप इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर में नहीं रखना चाहते तो आप इसको रजिस्टर पर नोट करते रहें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जानना कि आपका डेयरी फार्म जो है ये एनिमल जो आपका इस वक्त आपके पास खड़ा है ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में, ताकि आप उनको चेंज करते रहें और लॉस वालों को निकालें, क्योंकि लॉस वाला एनिमल जो है वो डेयरी फार्मर के लिए बिल्कुल भी मौजूद नहीं है और डेयरी फार्मर बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको अपने हर्ड में साथ शामिल कर सके। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं और इनमें मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले इस वीडियो सीरीज़ में जो चल रहा है सीन, उसमें मैंने आप लोगों से एनिमल की ब्रीड के बारे में, एनिमल सिलेक्शन, एनिमल कहाँ से ख़रीदें हम, और एनिमल के रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि इंतहाई ज़रूरी हैं डेयरी फार्मिंग में, आज की वीडियो में वो भी डिस्कस हो गई हैं। और एनिमल के रिलेटेड हमारा जो पोर्शन है वो आज कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो मैं स्टार्ट करने जाऊंगा वो है शेड के बारे में और इनकी फीड के बारे में। 2 पोर्शन हमारे रह गए हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आपके सामने वो लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।